नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। कॉलोनीज मतलब यूरोप की कंट्री ने जिन कंट्रीज़ को अपना गुलाम बनाया था, स्लेव बनाया था, उनको वो कॉलोनीज़ कहते थे। उनके बारे में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इंडिया का केस, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। अब इंडिया का भी वही है जैसे पहले था कि फैक्ट्री के आने से पहले और बाद में सारा सीन। अब है एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, यानी मशीन्स आने से पहले इंडियन टेक्सटाइल कैसी थी। इंडियन टेक्सटाइल का जो ट्रेड था ना वो बहुत बूम पे था, बहुत अच्छा था। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, मशीन इंडस्ट्रीज से पहले सिल्क और कॉटन जो थी इंडिया की, वो टेक्सटाइल में इंटरनेशनल ट्रेड में डोमिनेटेड थी। मींस हर कोई कंट्री इंडिया का सिल्क और कॉटन खरीदना चाहता था। कोसर कॉटन वर प्रोड्यूस इन मैनी कंट्रीज। कोसर कॉटन मतलब होता है कि बहुत मोटी, लंबी, अच्छी क्वालिटी की नहीं, वो कॉटन बहुत सारी कंट्रीज बनाती थी, लेकिन इंडिया की जो थी वो फाइनर थी, वो इंडिया से जाती थी। इंडिया की बहुत डिमांड थी। अभी आप आगे पढ़ोगे, एक इंडस्ट्रीज ने भी ये बात कही थी। अब आर्मेनियम और पर्शियन मर्चेंट्स जो थे वो इंडिया से लेते थे गुड्स, पंजाब से, और कहाँ बेचते थे? अफ़गानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया और सेंट्रल एशिया में। तो पहला पॉइंट इस आंसर का यहाँ से लेके सेंट्रल एशिया तक बनेगा। बेल्स ऑफ टेक्सटाइल वर कैरिड ऑन कैमल बैक। अब ये रूट बता रहा है कहाँ से, डेजर्ट से, माउंटेन से, कहाँ से पास होके ये इंडिया का सामान अलग अलग कंट्रीज तक पहुँचता था। फिर आगे यहाँ से अंडरलाइन करोगे उसी का पार्ट, टेक्सटाइल वाला। अ वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स। अब सी का रूट, माउंटेन का आपने पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ पहुँचता था। अब आपका है कि सी रूट क्या था। प्री कॉलोनियल पीरियड्स में सी रूट जो था वो था आपका सूरत का पोर्ट था, वहाँ से व्यापार होता था। कहाँ पे? गल्फ में और रेड सी पोर्ट यहाँ की तरफ। मछलीपट्टनम जो था कोरोमंडल कोस्ट पे और हुगली बंगाल में, इनके लिंक थे साउथ एशियन पोर्ट्स पे। ये पोर्ट्स जो थे ये बिफोर इन मशीनी सेक्टर आने से पहले के थे। और ये आपका यहाँ तक ये आंसर है जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया, टेक्सटाइल का क्या था। मींस बहुत अच्छा टेक्सटाइल था, अलग अलग मतलब कॉटन हमारा फाइनर क्वालिटी का था, सिल्क और कॉटन का हम एक्सपोर्ट करते थे और इन कंट्रीज में हम करते थे। अब देखो ये पूरा ट्रेड ऑपरेट कैसे होता था। जो पूरा ट्रेड ऑपरेट होता था ना उनमें इंडियन मर्चेंट्स का ही दबदबा था और बहुत सारे लोग थे। अब नेक्स्ट वही है, हाउ डिड इंडियन टेक्सटाइल मर्चेंट ऑपरेट बिफोर 1750s। 1750s का ये पहला वाला पैराग्राफ है। नीचे 1750s के बाद क्या हुआ, उन पे क्या असर हुआ, वो बाद का पैराग्राफ है। अब कहते हैं बहुत सारे इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स, बैंकर्स मतलब यहाँ पे ऐसे बैंक नहीं खुले थे जो अब है, मीन्स के लोग जो उनको कर्जा दे देते थे, मनी अरेंज करवा देते थे। वर इन्वॉल्व इन द नेटवर्क ऑफ ट्रेड। कौन कौन थे? फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, पैसे अरेंज करवाना, कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग गुड्स, सामान को उठाना और एक्सपोर्टर तक ले जाना। सप्लाई मर्चेंट जो थी लिंक्ड अप पोर्ट टाउन्स। पोर्ट टाउन्स मतलब जो सी पोर्ट्स थे, वहीं से तो जाएगा सामान दूसरी कंट्रीज में, कोई एरोप्लेन तो उस समय थे नहीं, तो सी रूट था मेन। तो वहाँ से इनलैंड रीजन मतलब अंदर के रीजन में, मतलब ये कि जहाँ से सामान खरीदा वहाँ से आगे सी रूट तक किसका लिंक? मर्चेंट्स का लिंक था। वो वीवर्स, कपड़ा बुनने वालों को पैसे देते थे एडवांस में, कपड़ा खरीद लेते थे और फिर उसे पोर्ट पे भेज देते थे। पोर्ट पे बिग शिपर और एक्सपोर्ट मर्चेंट जो हैं वो ब्रोकर्स होते थे, उनके पास ब्रोकर्स होते थे, मीन्स मिडलमैन, जो नेगोशिएट करते थे प्राइस के बारे में, बार्गेनिंग करते थे और गुड्स को सब ब्रॉट गुड्स फ्रॉम द सप्लाई मर्चेंट ऑपरेटिंग लैंड। और क्या करते थे? उनसे सामान खरीद लेते थे, जो मर्चेंट ने वीवर से सामान ले लिया, आगे बेचना है ना, तो एक मिडलमैन का काम करते थे। ये सारे लोग थे जो ऑपरेट करते थे।
और इनका दबदबा था, डोमिनेटेड थे। लेकिन 1750 में ये मर्चेंट जो था वो ब्रेक डाउन होने लगा। क्यों? ये आ सकता है आपको पेपर में, क्यों? इसका आंसर ये है कि उस समय तक 1750s तक यूरोपियन कंपनीज जो थी उन्होंने इंडिया में पावर गेन कर ली थी। पहले उन्होंने क्या किया, लोकल कोर्ट से यानी राजाओं से कंसेशंस लिए अपने यहाँ, और फिर दूसरा उन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली। मोनोपोली मतलब वही ट्रेड करेंगे, कोई और नहीं। यहाँ तक ले लो, बाय से लेके ट्रेड तक, ये इसका आंसर है सेकंड वाले का, कैसे ब्रेक हुआ। ट्रेड तक। अच्छा, अब अंग्रेजों की मोनोपोली हो गई ना, तो इसकी वजह से जो पुराने पोर्ट आपने पढ़े थे सूरत हुगली के, वो उनकी डिक्लाइन मतलब उनकी इंपॉर्टेंस कम होने लगी, क्योंकि वहाँ से लोकल मर्चेंट ऑपरेट करते थे, यानी जो पहले वाले मर्चेंट थे। एक्सपोर्ट जो था इन पोर्ट से बहुत ज़्यादा गिर गया। क्रेडिट जो थी वो भी, यानी जहाँ से उन लोगों को पहले पैसा मिलता था वो भी अब सूखने लगा, मीन्स कम होने लगा। लोकल बैंकर्स जो थे वो बैंकरप्ट हो गए, यानी वो बिल्कुल खाली हो गए। लास्ट 17th सेंचुरी में देखो, जो सूरत से था लास्ट 17th सेंचुरी यानी 60s 80s के बाद एंड में 16 मिलियन का जो था वो ट्रेड होता था, जो 1740s में आके 3 मिलियन का रह गया। देखो कितना कम हो गया ट्रेड। वाइल सूरत और हुगली, अब सूरत और हुगली डिकेड हो गए, डिक्लाइन हो गए, तो बॉम्बे और कलकत्ता उसकी जगह बन गए। कहने का मतलब क्या है कि सूरत और हुगली से तो हमारे लोकल मर्चेंट जो थे पहले वाले वो व्यापार करते थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो बॉम्बे और कलकत्ता से करते थे, वो यहाँ से नहीं करते थे। तो ये शिफ्ट जो था ओल्ड पोर्ट से न्यू वन का, ये इंडिकेटर है ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल पावर, तो ये भी आ सकता है इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल पावर पेपर में। ट्रेड जो था वो न्यू पोर्ट से कंट्रोल करती थी यूरोपियन कंट्रीज, और वो यूरोपियन शिप्स में ले जाती थी, यानी जो वहाँ के शिप्स थे इंडियन शिप्स, उनमें भी वो नहीं ले जाते थे। बहुत सारी ओल्ड ट्रेडिंग हाउस खत्म हो गए, यानी जो पहले व्यापार करते थे ये सब, और जो भी सरवाइव होए उन्हें कैसे, जो यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो नेटवर्क सेटअप किया था उसके अंदर ही उनको काम करना था, वैसे ही काम करना था, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगे। यानी है तो ब्रिटिशर्स के अंडर है, नहीं है तो फिर वो खत्म हो गए अगर उनके साथ वो काम नहीं करेंगे तो यहाँ पे हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ कॉटन एंड, ये तो आगे का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा, मैंने इन पैराग्राफ पे कोई क्वेश्चन नहीं दिया। अब यहाँ पे ये आ सकता है कि वो ब्रेकिंग डाउन हुआ नेटवर्क और उसका असर क्या हुआ, इफेक्ट्स क्या हुए, तो वो यहाँ से है कि सूरत के पोर्ट जो